नमस्कार एमपी। स्वागत है आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास और लाइव प्रस्तुति नमस्कार एमपी में। मैं हूं आपके साथ शुभ तिवारी। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि नमस्कार एमपी में हम विगत कई वर्षों से लगातार आपके पास आकर आपसे उन सारे विषयों पर चर्चा करते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही कुछ ऐसी जानकारियां आपको देने का प्रयास करते हैं जो वातावरण में, जो समाज में नई तो हैं ही, साथ ही जिनकी जानकारी आप तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं, साथ ही हमारे समाज को, पर्यावरण को, विज्ञान को, सबको प्रभावित भी करती हैं और उसे बेहतर बनाने का प्रयास करती है। तो ऐसे ही किसी विषय पर आज भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जैसे आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन है, सप्ताह की शुरुआत हो रही है। तो इस शुरुआत में हम करते हैं सबसे पहले आज के विचार से। तो देख लेते हैं कि आज का विचार हमारे पास क्या है। आज का विचार हमें दिया है स्वामी विवेकानंद ने। वो कहते हैं कि हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं और वो दूर तक हमारे साथ ही यात्रा करते हैं। कितनी अच्छी बात है। देखिए, जब हम विचारों की बात करते हैं, शब्द आज हैं, शायद कल ना हो। कई लोग कहते हैं कि शब्दों को जब आप अपने खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो गौण हो जाते हैं, उनकी कोई उपयोगिता रह नहीं जाती है, कोई अहमियत रह नहीं जाती। लेकिन विचार जो हैं वही हमें बनाते हैं अच्छा इंसान, वही हमें बनाते हैं खराब इंसान। तो इस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि क्यों स्वामी विवेकानंद का विचार आज सप्ताह की शुरुआत करने के लिए आवश्यक है। आज 4 जुलाई का दिन है, 2022 का दिन है। लेकिन 4 जुलाई क्यों खास रही है विगत शताब्दियों में, विगत दशकों में, तो उस पर बात कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आज का इतिहास हमारे पास से क्या है। तो 4 जुलाई के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई 1789 में। 1789 में आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने मैसूर के राजा और टीपू सुल्तान के खिलाफ पुणे के पेशवा और हैदराबाद के निज़ाम के साथ एक संधि की, जिसमें यह तय किया गया कि टीपू सुल्तान के राज्य पर 10,000 सैनिकों की टुकड़ी हमला करेगी और जो भी क्षेत्र जीता जाएगा उसे 3 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसे हैदराबाद के निज़ाम, पुणे के पेशवा और ब्रिटिश सरकार के बीच में बांटा जाएगा। फिर जब आगे बढ़े तो हमने देखा कि 1897 में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दक्षिण के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू उन शुरुआती स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से रहे हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे पहले आकर महात्मा गांधी का साथ देना शुरू किया। और जब 1905 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए तो सबसे पहले स्वागत करने वालों में अल्लूरी सीताराम राजू का नाम सबसे ऊपर आता है। इसीलिए दक्षिण की जब हम बात करते हैं और जब हम आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता अभियान की बात करते हैं और अमृत महोत्सव की बात करते हैं तो ऐसे लोगों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक हो जाता है जिन्होंने हमारे वर्तमान को इतना ज़्यादा प्रभावित और इतना ज़्यादा गौड़ करके हमें दिया है कि हम अपने भविष्य पर ध्यान दे पा रहे हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1902 में महान आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का आज ही के दिन निधन हुआ था। कन्याकुमारी में उनके आश्रम में उनका निधन हुआ। और स्वामी विवेकानंद की जब हम बात करते हैं तो 1897 का शिकागो का वो भाषण हो या फिर वहाँ से वापस आकर युवाओं को प्रभावित करने का या युवाओं को आगे आकर देश के प्रति कुछ करने का जज्बा देना हो, उसमें स्वामी विवेकानंद जी का नाम हमेशा आगे आता है। तो आज ही के दिन कन्याकुमारी के आश्रम में उनका निधन हुआ। फिर जब हम और आगे बढ़े तो हमने देखा कि 1989 में केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय उप मंत्री बनाए जाते थे उनको केंद्रीय उप मंत्री से हटाकर राज्य मंत्री का दर्जा देना शुरू किया। तो यह एक कानूनी प्रावधान, राजनीति में बात करें या प्रशासन की बात करें तो उसमें परिवर्तन देखने को मिला। 1999 में भारतीय सेना ने 11 घंटे के युद्ध के बाद 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित टाइगर हिल पर दोबारा कब्जा किया। जुलाई का महीना है, हम सभी जानते हैं कि जुलाई का महीना कारगिल युद्ध के लिए कितना महत्वपूर्ण आने वाला टाइम जो है वो हमारे वीर दिवस के रूप में हम जुलाई को मनाते हैं, प्रयास करते हैं कि उन्हें याद रखें। तो 1999 का ये मामला जब भारतीय सेना ने 11 घंटे की लगातार शिद्दत के बाद 16,500 फीट की ऊंचाई पर, टाइगर हिल जो है वो सबसे ऊपर माना जाता है जब हम साउथ एशिया, दक्षिण एशिया की बात करते हैं। तो इसी के बाद देख लेते हैं आज हिंदू कैलेंडर के हिसाब, आज के हिसाब से क्या तिथि है। तो आज है विक्रम संवत 2079 के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, 4 जुलाई 2022 आज का दिन, सोमवार, जैसे कि मैंने आपको
बताया। तो अब देख लेते हैं आज कार्यक्रम में क्या खास है। जब कार्यक्रम की हम बात करते हैं, विचार की बात करते हैं, तो आपको बताते हैं कि लाइव फोन इन कार्यक्रम है। जब हम दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस लाइव फोन इन कार्यक्रम की बात करते हैं नमस्कार एमपी की, तो आप सभी जानते हैं कि लाइव फोन इन कार्यक्रम में आप सीधे हमसे जुड़कर बात कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं, अपने प्रश्न रख सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ। 07552660049 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है और टोल फ्री नंबर है 180023300040। तो इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं हमारा आज का विषय क्या है, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज का विषय हमारा है महिला अपराध और उससे जुड़ी जागरूकता। उसमें क्या कुछ खास हमारे पास है, क्या कुछ नियम है, क्या कुछ कानून है, कैसे जागरूकता है, महिला सुरक्षा कितना प्रभावशाली विषय है जब हम समाज की बात करते हैं। तो इस पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर राका आर्या जी। आप प्रोफेसर हैं राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल की। साथ ही हमारे साथ हैं शालिनी दीक्षित जी, आप एआईजी हैं महिला सुरक्षा शाखा मध्य प्रदेश पुलिस में। मैम, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। सबसे पहले अगर जागरूकता की बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले शालिनी जी आपसे ही शुरू करेंगे कि जब महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं और उसकी जागरूकता की बात करते हैं तो क्या क्या विभिन्न आयाम हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी होता है। देखिए, हर फेज में जब एक हमारे समाज में, मैं स्पेशली महिलाओं बालिकाओं की बात करूंगी, जब छोटी बच्चियां हैं तो दे शुड बी अवेयर ऑफ गुड टच बैड टच। ठीक है कि आप सभी को आइडिया भी होगा कि लगभग 98% जो केसेस हैं वो सेक्सुअल क्राइम्स हैं, दे आर कमिटेड बाय नोन। ठीक है। सो हमारी छोटी बालिकाओं को, बच्चियों को 3 साल 2 साल उनको हमको बताना चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। बिल्कुल। हमारा किसके साथ जाना है, कहाँ जाना है। आजकल बहुत केसेस हम देखने में आ रहे हैं कि चॉकलेट के लिए दे दिया एक, या हम आपको घुमा के ले आते हैं, आम दे देते हैं, पोहा खिलाने ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। इन सब के बहाने बच्चियों को, छोटी बच्चियों को ले जाकर उनके साथ बहुत ही सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो पेरेंट्स की, हमारे समाज की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें। नेक्स्ट फेज आया जब हमारी स्कूल गोइंग गर्ल्स, जो टीनेज गर्ल्स हैं, उनको ये आइडिया होना चाहिए कि एक तो अब देखिए साइबर टेक्नोलॉजी है, पूरा सारा ऑनलाइन मोड है, स्पेशली कोरोना काल के बाद, और हम लोगों की जो एजुकेशन का सिस्टम है वो और ड्रास्टिक चेंज आए हैं, ऑनलाइन मोड पे एजुकेशन आ गया है। तो हमको फ्रेंडशिप किससे करनी है, कैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, हमारे फोटोज़ कितने शेयर करना है, प्राइवेसी सेटिंग्स हैं फ़ोन की, वो सब हमको ध्यान रखना है। दूसरा, हमारे अगर आप कोएड में हैं या अपने मेल काउंटर पार्ट से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है। आजकल का चलन है पार्टीज में जाना, आउटिंग पे जाना, पिकनिक्स पे जाना, जाइए। हमको सबको फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, बट हमको हमारा दायरा पता होना चाहिए। बिल्कुल। हमको कोई यूज ना करे जी, तो इस पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। और स्पेशली जब स्कूल के बाद जब कॉलेज जाती हैं गर्ल्स, तो जैसे मान लीजिए सर्विस में जा रही है, उनको बाहर जा रही हैं, तो क्या ध्यान रखना है। अगर हमको टैक्सी लेना है तो कोशिश करके अगर आप ओला, उबर को अगर ले सकें, अपनी मोबाइल पर है, जनरली सभी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आपकी लोकेशन ऑन रखें। अपने जो मोबाइल्स हैं उसमें फास्ट डायलिंग अपने नियर डियर के, अपने पेरेंट्स के वो नंबर होना चाहिए। आप किस लोकेलिटी में हैं, आपके थाना क्षेत्र क्या है, ये आपको मालूम होना चाहिए, थाना प्रभारी कौन है। और अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो आप डायल 100 कॉल करें। मतलब सबसे पहले, और एक बात जो मुझे स्टार्टिंग में कहना था कि हमको हमारा होश और हवास दोनों, मतलब वी शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, वी शुड बी वेरी बोल्ड एंड वी शुड बी वेरी अलर्ट। हम किस भी परिस्थिति में हो, सबसे पहले हमको बोल्ड और कॉन्फिडेंट बहुत होना जरूरी है। मैम, जब राका आर्या जी, जब हम बात करते हैं, एक तो दो चीज़ें जो मैम ने कही कि एक तो मोस्ट जो इस तरह के क्राइम्स हैं दे आर कमिटेड बाय नोन, और दूसरा कि विमेन शुड बी अलर्ट। जब हम कमिटेड बाय नोन की बात करते हैं तो उसमें अलर्टनेस कहाँ आती है? क्या कुछ है कानून जो उनकी सहायता करता है, या फिर आपको लगता है कि कानून से पहले ही कहीं पे जागरूकता की ज़रूरत है जहाँ उसे रोका जा सकता है? जहाँ तक महिला सुरक्षा की बात है, पहले मैं शुभ जी उसको चाहूँगी, क्योंकि उसी में हमको ही मानना है कि हम एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, और उसमें हमारी जब सामाजिक संरचना होती है तो उसमें हम महिला और पुरुष दो लोगों को प्रधानता देते हैं, जो पहचान हमारी होती है। जब हमने सामाजिक संरचना जो की है उसमें हमने महिला को क्या स्थान दिया है, पुरुष को क्या स्थान दिया है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है।
हमने ये माना कि अभी तक ये था, कुछ समय पूर्व तक ये था कि महिला का जो स्थान है वो घर में है, जी, और घर में इसलिए कि वो सुरक्षित है, जी, और बाहर जाएगी तो असुरक्षित है, ऐसा असुरक्षित। हमारी धारणा थी। लेकिन हमने ये देखा, जैसा कि मैडम ने खुद भी कहा, कि जो अधिकांश केसेस आते हैं वो नोन लोगों से आते हैं, क्योंकि ये हमारी धारणा थी कि घर में सुरक्षित सुरक्षा है, जी। है, लेकिन वो घर में सुरक्षित नहीं है। वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब वातावरण परिवर्तित हुआ और जब इस बात की स्थापना हुई, जिसे हम मान सकते हैं कि संविधान की स्थापना हुई हमारे देश में, और ये कहा गया कि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, और जब दोनों को हमने बराबरी का अधिकार दिया तो महिला बाहर निकली और फिर हमने सशक्तिकरण की बात की, क्योंकि हमने ये भी महसूस किया कि हमें उसको सशक्त बनाना होगा और सामर्थ्यवान बनाना होगा। तो उसके लिए वो बाहर निकली, उसकी शिक्षा शुरू हुई, शिक्षा के साथ फिर उसको व्यवसाय में जाना उसने शुरू किया। तब हमने ये देखा कि कुछ ऐसा व्यवहार हमारे सामने आया, सामाजिक व्यवहार, जो कि अनुचित था, जी, यानी घर में भी और बाहर भी, दोनों तरफ उसके साथ कुछ अनुचित है, जिसमें हम ये मानते हैं कि वो व्यवहार हिंसा की श्रेणी में आता है। ठीक है। अब आप चाहे वैचारिक हिंसा, जैसा कि आपने एक शब्द का प्रयोग किया, या शारीरिक हिंसा हो या भावनात्मक हिंसा हो, तो कई तरह की हिंसाएं हमने हमारे संज्ञान में आई कि महिला के साथ कई तरीके का व्यवहार होना शुरू हुआ। तो जब हमने ये अनुभव किया कि जब वो बाहर निकली तब उसके साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, क्योंकि आमतौर पर हमने क्या किया कि जो हमारा बाह्य वातावरण था, जो बाहरी वातावरण था, उसमें तो हमने माना असुरक्षित है, लेकिन हमने घर को नहीं माना। पर धीरे धीरे जैसे जैसे हमने देखा, जागरूकता बढ़ी, लोगों को जानकारियां बढ़ी, तो पता चला कि नहीं, घर में भी असुरक्षित है। तो दोनों बातों को फिर एड्रेस किया गया, उसके लिए फिर कानून बनाए गए, और जहाँ ये बात कहा गया, और जब कानून बनते हैं तो कानून केवल इसलिए नहीं बनते हैं कि कोई समस्या है हमारे सामने, बल्कि हम ये जानते हैं कि, और उस समस्या का खाली कानून बनाकर हम प्रिवेंशन निराकरण नहीं कर सकते हैं, हम जानकारी देके कर सकते हैं। तो जागरूकता बढ़ाना हमारा एक मुख्य लक्ष्य हो जाता है, और जागरूकता से हम सशक्त सचमुच बनाते हैं। सशक्तिकरण का मतलब ये है कि अगर उसको जानकारी है तो वो पहले से सतर्क रहेगी। सतर्क, जैसे मैडम ने कहा कि गुड टच बैड टच, तो ये जानकारी से आएगा, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि गुड टच बैड टच क्या है। तो जब हम जानकारियां देते हैं और वो हम कानून के उसमें संदर्भ में देते हैं और उसको ये बताते हैं कि ये संरक्षित है, यानी आप इसको पहचानिए और बोलिए, बताइए इसके बारे में लोगों को, हाँ, बात करिए, तो जिससे आप सुरक्षित रहेंगी। आपकी सुरक्षा बात करने में है, ना कि चुप रहने में है। बिल्कुल। शैली जी, जब हम बात करते हैं पहचानने की, जो बात राकार्या मैम भी कह रहे हैं कि गुड टच बैड टच को संभालना, फिर उसे पहचान के उसके बारे में बात करना, स्वाभाविक है कि जिस तरह का पुलिस का एक वातावरण है, लोगों में डर है, महिलाओं में डर है, समाज के लोगों में भी एक डर होता है, तो कोई भी महिला सीधे पुलिस के पास नहीं आ सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस किस तरह की कार्यक्रम चला रही है, किस तरह के जागरूकता अभियान चला रही है, जो आप उन तक जाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो कम से कम बात करें उसके बारे में? हम लोगों में सभी थानों को एक तो ये बताना चाहूँगी कि अभी वर्तमान में लगभग 700, अभी लगभग 1000 थाने हैं, और जिसमें 1000 में से 700 थानों में महिला डेस्क एस्टैब्लिश हो चुका है। अच्छा। तो ये महिला डेस्क में नेचुरल है कि महिला स्टाफ रहता है, तो उसकी हमारी ये गृह मंत्रालय की ये मंशा रही है हेल्प डेस्क एस्टैब्लिश करने में कि महिलाएं निसंकोच आकर अपनी बात को एक महिला अधिकारी के सामने रख सकेंगी। तो ये एक स्टेप लिया गया है। उसके अलावा हमारे सभी जिलों में 51-52 जिलों में, सभी 52 जिलों में महिला थाने भी एस्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है। और अगर लगता है कि ना वो थाना जाना चाहती है, ना महिला डेस्क जाना चाहती हैं, तो हमारा पूरा बहुत अच्छा सेंट्रली लोकेटेड सेंट्रलाइज सिस्टम है डायल 100 का, जिसको आप कहीं से भी को कॉल कर सकते हैं। इट इज 24/7 सर्विस। तो आप बिना थाने भी जाए अपनी जो भी कंप्लेंट है उसको आप दर्ज करा सकते हैं। अच्छा, जब शिकायत दर्ज कराने की बात हम करते हैं तो किस तरह की सुरक्षा महिला को, क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि उसकी आइडेंटिटी को छुपाकर रखना ये एक बड़ा सवाल होता है, परिवार के सामने भी और महिला के सामने भी। क्या हम अपनी तरफ से पूरा इसका ध्यान रखते हैं कि उसकी उस सुरक्षा और उसकी निजता का पूरा ध्यान रखा जाए जब वो शिकायत कर रही है? तो हाँ, पूरा प्रयास है। हमारा कानून भी है, सेक्शन 228A IPC में प्रावधान है। पॉक्सो के जो बच्चों के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून पॉक्सो एक्ट बना हुआ है 2012 का, उसमें भी पूरे कानूनी प्रावधान है। सेक्शन 23 कहता है कि इसमें इवन मीडिया के लिए भी लायबिलिटी है कि दे शुड नॉट डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल विक्टिम and all the things that will lead to the disclosing of the identity। बिल्कुल। मैम, जब हम बात करते हैं कि बच्चों की, जब बात करते हैं नाबालिग बालिकाओं की हम बात करते हैं, उनको लेकर उनमें शायद इतना विवेक नहीं होता है, उनको लेकर जिम्मेदारी परिवार की ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो किस तरह के निर्णय लेते हैं।
उसमें किस तरह का कानूनी सहायता और किस तरह की कानूनी जागरूकता उपलब्ध है जो आप मेरे दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए, जो अभी समाज में क्या है, जैसे एक बात हमने किया, जो यौन अपराध होते हैं उनको लेकर के परिवार विशेष रूप से सतर्क होता है, क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ वो उसको जोड़ के चलता है। जी। और जब बच्ची के साथ यौन अपराध होता है तो अभी तक, जैसे अभी तो जागरूकता बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये होता था कि बच्ची को आमतौर पर चुप रहने के लिए कहा जाता था। नॉट ओनली हम एक बच्ची को कहेंगे, हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे किसी के साथ बलात्कार भी होता था तो आमतौर पर पुलिस रिपोर्ट नहीं होती थी, परिवार जो है FIR नहीं करना चाहता था, क्योंकि हमने कहा जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा की बात आ जाती है। लेकिन अभी धीरे धीरे बच्चियों में ये जागरूकता आ रही है। और जहाँ तक हम नाबालिग बच्चियों की बात करते हैं तो जैसे उसके संदर्भ में हम जो परिवार है उसमें जागरूकता बढ़ा रहे हैं कि ये आप इसको सामाजिक प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि बच्ची के भविष्य से, उसके स्वास्थ्य से और उसके जीवन से जोड़ के चलिए, क्योंकि उसको जीवन का भी अधिकार है, उसको स्वास्थ्य का भी अधिकार है और उसको अपने आप को, जिसको हम कहते हैं अपने आप को विकसित करने का भी उसको अधिकार है। तो ये जब परिवार को पता चलता है तो परिवार भी आगे आते हैं, क्योंकि उनको जो एक शंका होती है कि क्या होगा अगर वो बच्ची सामने बोलेगी तो परिवार के साथ क्या होगा, तो परिवार को, जैसे अब एक और जैसे कानून है जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा इसमें हम देखते हैं उसकी भूमिका चल रही है लगातार। और उसको लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे हम कहते हैं प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो ना सिर्फ सरकार करती है बल्कि यूनिसेफ जैसी जो एजेंसीज हैं वो भी करती हैं। और बहुत सारे स्तर पे मुझे लगता है जैसे लीगल एड है, वो लोग लीगल लिटरेसी करते हैं। जैसे मेरे पास भी हमारे जो विलेज हैं पास में, वहाँ पर जाकर के ये सारी जो जानकारियाँ हैं दी जाती हैं और उनको कहा जाता है कि आगे बढ़िए। और अब वो समय चला गया कि जब आप इस बात को जो है नहीं कहना चाहेंगे और ये एक आपके लिए अपयश का कारण बनेगा, तो ऐसा नहीं है। बिल्कुल। एक चीज़ शालिनी जी, जब हम इस उम्र से बढ़ते हैं, जब स्कूल और कॉलेज की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ईव टीसिंग के मामले स्कूल्स और कॉलेजेस के आसपास ही देखने को मिलते हैं। उनमें क्या कुछ अभी चल रहा है, हम अगर मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें, और कितना परिवर्तन आप देख पा रहे हैं इस जब ईव टीसिंग के मामलों में हम देखते हैं? जैसे अभी मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से, शालिनी जी की तरफ से एक पूरा खाका तैयार किया गया जो आपको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाया जाएगा बीच बीच में। उसमें आप देखिएगा छोटी छोटी उन बातों को ध्यान रखिएगा जो पुलिस की तरफ से आपको बताया जा रहा है, चाहे हम बालिकाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें या फिर परिवार की भी बात करें। जो अच्छे लोग हैं उनको देखना तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो हम विचारों की बात शुरू में कर रहे थे। यस मैम। ईव टीजिंग के केसेस तो पहले भी रहे हैं और आज भी हैं। बात इसमें, जैसे कि मैम से भी डिस्कस हुआ, हम लोग बात कर रहे हैं परिवार की, तो संस्कार मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है कि अब बात महिलाएं, बेटियां सब आगे आ रही हैं, चार दीवारी से बाहर निकल रही हैं। तो जो पहले एक बाहरी हमारा जो सिस्टम था वो मेल डोमिनेटेड था, नाउ इट इज बीइंग इक्वली शेयर्ड बाय मेल एंड फीमेल्स। ठीक है। महिलाएं भी आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं। तो पुरुषों को और लड़कों को, बच्चों को, ये भी हम अभिभावकों का कर्तव्य है कि उनको समझाएं कि आप बेटियों से, लड़कियों से, महिलाओं से कैसे आपको बिहेव करना है। क्योंकि हम आगे तो आ गए, लेकिन उनको ये समझाना हम सभी का कर्तव्य है। और वो शुरुआत मुझे लगता है हम पेरेंट्स से ही होना चाहिए। हम पेरेंट्स को अपने बच्चों को, स्पेशली हम कहते हैं कि बेटा, तुम लड़की से बोलेंगे तुम 11 बजे तक कहाँ थी, तुम 12 बजे क्यों लेट आई, लेकिन क्या हम लोग अपने लड़कों से पूछते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कल्चराइज अवर मेल्स। उनको बताएं कि हम आपको बिहेव कैसे करना है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं, आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या आप अपने वर्क प्लेस पे हैं, कि आप बिहेव कैसे करें। बिल्कुल। और जैसे जब हम ये बात करते हैं तो ये चित्र जो आप देख पा रहे हैं अपनी किताब में, ये एक मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से किताब है, सम्मान इसका नाम है। इसमें जब आप देखते हैं तो ये एक चित्र देखिए, छोटा सा चित्र है, बस में एक महिला ऊपर चढ़ रही है और पीछे से एक पुरुष खड़े होकर उसके टच कर रहा है। तो जो हम टच की बात जब करते हैं वो हो, या फिर इसी को, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें हम शायद इग्नोर कर जाते हैं जब हम पुरुषों की बात करते हैं विशेष रूप से, तो इसे इग्नोर कर जाते हैं कि इस तरह का भी ईव टीजिंग का मामला है तो छोटी सी बात है, इस पर कोई शिकायत नहीं करता। या फिर जैसे ये एक दूसरा चित्र हम देख पा रहे हैं अपने, जब पीछे आप देखिए तो एक महिला बीच में खड़ी हुई है और आइसक्रीम शॉप वहाँ दिख रही है, उस पर 2-3 लड़के खड़े होकर देख रहे हैं उसमें। तो ये एक तरह के छोटे छोटे मामले हैं जिन पे हमें भी ध्यान देना ज़रूरी है। और जो शालिनी मैम कह रहे हैं कि पुरुषों की और जब लड़कों की बात करते हैं तो जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही जब छोटी छोटी इस किताब को मैं शालिनी जी से पूछ भी रहा था मैम से कि जैसे ये एक हरकतें अपराध है, छोटे छोटे ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, शोल्डर्स आप देखिए कि कोहनी मार दी, लेकिन उनको लगा अरे मैंने तो एंजॉय कर लिया, क्षण भर मेरा
कांटेक्ट हो गया, लेकिन आप ये सोचिए उस लड़की पर उसकी मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। और मुझे लगता है मैम भी एक्सेप्ट करेंगे, लगभग 90% गर्ल्स या लेडीज अपनी लाइफ में ये फेज को पार करती हैं, कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस होता ही होता है, चाहे वो मैं हूँ, आई ऑल्सो एक्सेप्ट कि मैं, मेरे साथ भी इस तरह से ब्रशिंग ऑफ शोल्डर्स, अननेसेसरी टचिंग ऑफ द बॉडी, या कोहनी मार के चलेगा या कमेंट पास करके चलेगा, इवन आई हैव फेस्ड जी। तो ये सारे जो पोस्टर्स मैंने आपको शेयर किए हैं, ये हमारा लास्ट ईयर सम्मान कार्यक्रम चला था जी। इसमें हमने ये सारे पोस्टर्स सभी जगह रोल आउट किए थे, ताकि हम ये बताएं कि ये छोटे छोटे से, शायद लड़कों को लगता है कि ये तो क्या है, हंसी दोस्त यारी है, मौज मस्ती है, बट दीज आर ऑल क्राइम्स अंडर सेक्शन 354 ऑफ आईपीसी जी। और इसमें 3 वर्ष तक का कारावास है। वो सोचेंगे कि इसमें क्या होता है, बट ये आपका अगर आपके खिलाफ रजिस्टर हो गया तो आपकी आगे जाएंगे, आपकी जॉब होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो ये सारे जो आपके खिलाफ अपराध रजिस्टर हैं, ये कहीं ना कहीं आपको आगे अपने करियर में प्रॉब्लम देंगे, भारी पड़ते हैं, भारी बिल्कुल। पड़ेंगे बिल्कुल। अच्छा, और ये अगर किताब की हम बात करें, सम्मान जो ये किताब है, अगर ये स्कूलों में या बालिकाओं को अगर ये चाहिए हो तो ये कहाँ से उपलब्ध हो सकती है? ये हमारे यहाँ सॉफ्ट कॉपी भी मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड है जी। और जिनको चाहिए तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस, मध्य प्रदेश पुलिस महिला अपराध शाखा। मैम, जब राकारे मैम, जब हम बात करते हैं पुरुषों की और इस विशेष रूप से लड़कों की, क्योंकि ईव टीजिंग के मामलों में इस तरह के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी शायद ज़्यादा बढ़ जाती है, जब हम इसकी बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि उनमें जागरूकता की कमी है, या फिर आपको लगता है कि अब वो वक्त है कि उन्हें कानून का डर ही है जो रोक सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि जागरूकता कभी भी कानून से कमज़ोर नहीं होती। कानून कभी भी हमारा कोई समाधान नहीं है। कानून तो दवा की तरह से है कि जब आपका शरीर बीमार हो गया तब आप दवा ले रहे हैं। ठीक है। प्रिवेंशन है हमारा, यानी हमको उसको रोकना है, रोकथाम हमको पहले करना है। और हमको जैसे कहा जा रहा है कि संस्कार देना बहुत आवश्यक है। और अगर जैसे कई बार होता है कि जैसे हम महिला संबंधी कोई भी अगर कार्यक्रम करते हैं तो उसमें पुरुषों की ये सोच होती है कि हमारे लिए नहीं है। हाँ, वो अपने आप को उससे डिसएंगेज कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। महिला और पुरुष का पूरक का संबंध है और वो ही एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार है, क्योंकि अपराधी कौन है, अपराध कौन कर रहा है, अपराध करने वाला तो पुरुष ही है ना। और अगर वो ही इस बात से अलग हो गया, इस पूरे हमारे प्रयास से अलग हो गया, तो कोई निवारण नहीं हो पाएगा। और कानून में क्या होता है, कानून की अपनी सीमाएं होती हैं, सीमित होता है, आप उसको नहीं कर सकते। एक पक्ष में जो यहाँ पर लाना चाहूंगी वो है हमारा जो सोशल मीडिया है ना। बिल्कुल। आजकल जो, जैसे आपने जब नाबालिग बच्चियों की बात की थी, हमने ये देखा कि ऑनलाइन के समय में बच्चियां मोबाइल के जरिए पढ़ रही थी। अब माँ बाप ने उनको मोबाइल दिया एक पढ़ने के लिए, लेकिन हमको पता है कि उत्सुकता जो है कई बार समस्या बन जाती है और ऐसे में आपका संपर्क और लोगों से होता है जी। सोशल मीडिया में भी हमने ये देखा कि जो साइबर क्राइम्स की बात आ रही है कि जिसमें बच्ची के फोटोग्राफ्स को यूज कर सकते हैं आप, या आप उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं और फिर आप एक नए तरीके के अपराधों को जन्म देते हैं। तो ये भी बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब अभिभावकों से हमारी तो यही अपील रहेगी कि पहले बात तो नाबालिग बच्चे को मोबाइल ना दें, और अगर आपको देना ही पड़ता है किसी कारण से तो उस पर निगरानी रखें, क्योंकि अभी वो बच्चा अपने जो उसके क्रियाकलाप हैं उसके परिणामों से परिचित नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो मैम बात कर रहे हैं कि जो शालिनी मैम ने शुरू में बात कही कि कोविड के बाद से एक विशेष परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखा है कि हम डिजिटल हो गए हैं, लेकिन साइबर क्राइम पिछले कई वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि बढ़ रहा है हमारे देश में। तो जब भी जो राका मैम ने कही है बात की, प्रयास करें कि अगर नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्ची है तो फ़ोन ना दें, लेकिन अगर दे रहे हैं तो मॉनिटरिंग, विशेष रूप से डिजिटल मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं, डिजिटल मॉनिटरिंग आज एक नया शब्द उभर कर आ रहा है, उसकी जब हम बात करते हैं वो ज़्यादा ध्यान रखने की जिम्मेदारी माँ बाप की, पेरेंट्स की हो जाती है। शालिनी जी, जब हम बात करते हैं डिजिटल मॉनिटरिंग की और साइबर क्राइम की, निजता एक बड़ा प्रश्न है वहाँ। जब बच्चियाँ अपनी पिक्चर शेयर कर रही हैं, ब्लैकमेलिंग के मामले, इन्हें कैसे रोका जा रहा है? क्या इसके लिए कोई अलग एक्ट है? क्या इस पर जब कोई कंप्लेन करना चाहती है कोई बालिका तो उसे पूरी सुरक्षा, पूरा ध्यान रखा जाता है उसकी सुरक्षा का? ये साइबर क्राइम से रिलेटेड मध्य प्रदेश पुलिस में एक सेपरेट ब्रांच है, साइबर क्राइम, जो केवल साइबर क्राइम ही डील करते हैं। ठीक है। और उसके लिए हेल्पलाइन भी मैंने शेयर करी थी, 1930, ये दिस इज हेल्पलाइन नंबर। किसी को भी अगर कोई इश्यू है तो ज़रूर उस पर अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। और मैं बालिकाओं को ये बताना चाहूँगी कि ऑनलाइन में जैसे कि आजकल सेक्सटॉर्शन के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं,
तो सेक्सटॉर्शन के केसेस आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम हमेशा अपनी हद तय कर रखें, बिकॉज एक स्टेप हम एक्स्ट्रा चल देते हैं और वो एक्स्ट्रा स्टेप ही हमको जिंदगी भर के लिए भारी पड़ जाता है। चाहे यंगस्टर्स में जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स के थ्रू हम लोगों के जो मैट्रिमोनियल सेटलमेंट्स होते हैं, तो जस्ट हम गॉडी पिक्चर देखकर सारा मतलब कंफर्म ना कर लें, आप फिजिकली वेरीफाई करिए। कहा कि बहुत अच्छा सारी गॉडी पिक्चर है, लड़का विदेश में है, पेरेंट्स बहुत वेल सेटल्ड हैं, इतना पैकेज है, 2-4 बार उन्होंने गिफ्ट्स भेज दिए, तो लड़कियां भी क्या कई बार बहुत जल्दी बहकावे में आ जाती हैं, या पेरेंट्स भी सोचते हैं बहुत अच्छा सा ये प्रपोजल है तो वी शुड एक्सेप्ट इट। नो, बट मैं नहीं कहती कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ करिए, बट बी कॉशियस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। और कॉशियस के अलावा हर चीज का फिजिकल वेरिफिकेशन होना, क्या जहां जॉब बता रहे हैं वहां लड़का जॉब करता है कि नहीं करता है, उसके एंटीसीडेंट्स क्या है। आजकल ऑनलाइन जमाना है, पता पड़ा, मतलब सॉरी टू से हम लोग वुमेन क्राइम ही देख रहे हैं, पता पड़ा एक के गर्लफ्रेंड्स, 4 गर्लफ्रेंड्स हैं एंड दैट पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड। सही बात। तो जल्दीबाजी ना करें, पूरा वेरिफिकेशन करें, देन ओनली गो फॉर अलायंसेस। बिल्कुल। राघव मैम, आप शायद इस बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दे पाएंगे। डिजिटल सेंसेशनलिज्म को कैसे रोका जाए? ये हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक तरह का सेंसेशनलिज्म हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, विशेष रूप से यंगस्टर्स में, चाहे वो पिक्चर्स को लेकर हो, वीडियोज़ को लेकर हो, शॉर्ट्स को लेकर हो, कि वो सेंसेशन में इतना बह जाते हैं कि जो हद की बात कर रही थी शालिनी मैम, कि वो हम भूल जाते हैं कि लिमिट क्या है हमारी, उसे कैसे रोका जाए? क्या कोई पुराना इसका विकल्प है, क्या कोई जरिया है जैसे सेंसेशनलिज्म को नॉर्मलाइज किया जाए? ये तो मैं इसके बारे में क्या ही कहूँ, ये समय ही ऐसा है कि जैसे मैंने जब सोशल मीडिया का नाम लिया तो फेसबुक एक ऐसी जगह है, इंस्टाग्राम एक ऐसी जगह है जो हमारा यूथ बहुत यूज़ करता है। फोटो खिंचाना, फिर फोटो खिंचा के, और केवल वो लोग आप देखेंगे तो अधिकांश उनके लिए प्रयोग उसका वही है कि कितने लाइक्स उनको मिलेंगे। और लाइक्स में आपको पता है कि सोशल मीडिया की भी कमाई है ना, उन लोगों को तो कमर्शियल फायदे होते हैं, लेकिन ये बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये किस तरह के जाल में फंस रहे हैं और ये इनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि एक और चीज होती है, परिवार का आपस में होना, संवाद का होना। माता पिता अब आज का जो समय है उसमें बच्चे को डिक्टेट नहीं कर सकते, है ना, जैसा हम जिस समय में रह रहे हैं उसमें उनसे वार्तालाप होना जरूरी है। यानी जब वो कोई भी उनको किसी नए फील्ड में उतरवाते हैं या वो बच्चा जाता है तो उसको सावधान करना बहुत आवश्यक है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आप फोरवार्न्ड हैं तो आप फोर आर्म्ड हैं, है ना, यानी आप पहले से अगर आपको सजग कर दिया गया है तो आप उस चीज को हैंडल कर सकेंगे, उस चीज से निपट सकेंगे। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ऑलरेडी आपका 2000 का, जिसमें सोशल मीडिया और ये सारा जो इतना भी साइबर है ये डील करते हैं। अगर आप बच्चे को पहले से सावधान करके रखेंगे तो बहुत मुश्किल है कि बच्चा उस रास्ते पर जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा है कई बार हमारे परिवारों में सीधा हाँ या ना का रिश्ता होता है, अब वो नहीं है। बच्चा आज की तारीख में, इस युग में, जो आम बच्चा है वो इतना जागरूक है और इतना उसको ज्ञान है, उसकी इतनी सूचनाएं हैं कि कई बार तो मैं सोचती हूँ शायद हमसे भी ज़्यादा जानते हैं बच्चे, क्योंकि वो गैजेट को हमसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो उनको बताना चाहिए कि बेटा ये सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये आज की तारीख में तुम्हारी आइडेंटिटी को दुनिया भर में भेजने का एक यंत्र है, जिसमें अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो तुमको नुकसान हो सकता है। और क्या नुकसान हो सकता है ये उसको बताया जाना बहुत ज़रूरी है। तो संवाद एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम संस्कार भी कहते हैं और हम संवाद भी कह सकते हैं। संस्कार का जो जरिया है वो संवाद होना चाहिए और सीधा ये नहीं हाँ ना का रिश्ता ना होना चाहिए, और बच्चे से वार्ता जरूर करना चाहिए, बात करते रहना चाहिए। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि अब कम्युनिकेशन गैप का टाइम खत्म हो चुका है। अब जितनी ज़्यादा बात आप अपने बच्चों से करेंगे और उन्हें साथ लेकर चलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। बच्चों को ये ध्यान रखना जरूरी है कि आइडेंटिफिकेशन आपका उस गैजेट के माध्यम से हो रहा है, और जो मैम शालिनी मैम बार बार कह रहे हैं कि अब हम फ़ोन के माध्यम से ही दुनिया से जुड़ रहे हैं और वहाँ पर ही सब कुछ पड़ा हुआ, तो उन सारी चीज़ों के वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम, जब वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि सुरक्षा के मामलों में या निजता के मामलों में साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो लगातार बढ़ रही है, लेकिन फिर भी जो क्रिमिनल है वो रास्ते तलाश लेता है। ऐसे में किन चीज़ों की ध्यान रखना ज़रूरी है? क्या जो पिक्चर्स आप शेयर कर रहे हैं पहले वो भरोसा ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसके साथ आप शेयर कर रहे हैं, या फिर ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना लिमिट रखेंगे, जितना कंट्रोल है, वही ज़्यादा बेहतर है? बेस्ट तो यही है कि जितना आप, जैसे कि मैम ने भी कहा कि हमको अलर्ट अपने बच्चों को करना है। आपके लिए देखिए, हमेशा टेक्नोलॉजी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। हमेशा साइंस टेक्नोलॉजी हम पे हावी ना हो, दैट शुड बी यूज्ड एज ए टूल।
जब तक हम उसको बैंक के लिए यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, रास्ता ट्रैक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, सारे पेटीएम से सारे पेमेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट कंट्रोल्ड। ठीक है, हमें मालूम है कि हमारे उसमें हम किस तरह से कॉशियस रहें, किस तरह से अवेयर रहें। अननेचुरल जो आपको फोन कॉल्स हैं उनको अटेंड ना करें। आपको ये लगता है अरे ये तो मेरा शायद हो सकता है वो फ्रेंड हो, इसका उसके थ्रू मेरा कनेक्शन हो, मेरे लाइक्स होंगे, मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो अप बढ़ेगा, जैसे कि मैम भी डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो क्षणिक छलावे हैं, ये इनके मोह जाल में ना फंसें। अपनी शुरू से मैं स्टार्टिंग के अपने टॉक से कह रही हूँ कि बी अलर्ट, बी अवेयर, बी सेफ, बी कॉशियस। तो सब टेक्नोलॉजी यूज करें, बिल्कुल यूज करें, क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं करेंगे हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट बी कम अप विद द पेस जो सिस्टम हमारा दुनिया में चल रहा है, लेकिन हमको अवेयर और अलर्ट रह के टेक्नोलॉजी यूज। बिल्कुल, तो ये तो साइबर क्राइम की बात हुई महिलाओं से लेकर, अभी डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा विषय है जिस पर हम बात करेंगे, जागरूकता, साथ ही वर्क प्लेस कल्चर जो है जिस पर हम बात करेंगे कि वहाँ किस तरह के अपराध और किस तरह की जागरूकताओं की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, अब जो क्रिमिनल है उसे डरने की आवश्यकता है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बात करेंगे ब्रेक के उस पार, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के पार आएंगे तो बात करेंगे आपसे। ये है नारी शक्ति, और पहचान की ये प्यास ही थी जिसने उसका विकास किया। अलग अलग रास्ते उसने तय किए, नई मंजिलें उसने तय की, नए मुकाम हासिल किए। पहचान की इसी प्यास के पीछे महिलाओं ने भी सफर तय किया और अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश किया और अपनी उपस्थिति ही नहीं दर्ज की, बल्कि सफलता की नई कहानियां उन्होंने कही। ये है नारी शक्ति। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें, क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जय जय बाबा बर्फानी। चर्चा खेती किसानी की, बातें फसलों और उनसे आमदनी की। लीजिए कृषि वैज्ञानिकों से सलाह, मौसम का सटीक अनुमान, रोजाना मंडी भाव की सही जानकारी, जानिए सरकारी योजनाओं का फायदा। खेती से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन, रोजाना शाम 5:30 बजे दूरदर्शन मध्य प्रदेश पर। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए। हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं। हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों। किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी। महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे,
भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। जय जय बाबा बर्फानी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। हम चर्चा कर रहे थे महिला सुरक्षा और उनसे जुड़े हुए अपराध और उनकी जागरूकता के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले जब हम बात कर रहे थे तो टीनेजर्स को लेकर और स्कूल कॉलेज में जाने वाली बालिकाओं को लेकर बात कर रहे थे, तो शालिनी मैम ने एक ज़रूरी बात बताई जिसके बारे में मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ और ये एक चित्र आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें एलोपमेंट विद माइनर्स का ये जो एक केस है, ये शालिनी मैम का कहना है कि प्रदेश में भी और देश में भी एक बड़ा मामला उभर कर आ रहा है, जिसमें शालिनी मैम आप ही अगर इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बताएं तो ये क्या है, ये पूरा जो मामला है आप चित्र देख पा रहे हैं? और ये आप मेरे ख्याल से ये चित्र से क्लियर होगा कि स्कूल गोइंग गर्ल है और बालक भी छोटा है, मतलब ही इज नॉट अडल्ट, मैच्योर्ड नहीं है। ठीक है। अब देखिए ये जो टीनेज है इसमें एक नेचुरल अट्रैक्शन रहता है अपोजिट सेक्स के प्रति, और आप जहाँ धीरे धीरे आप क्लोजनेस हुई, किसी से दोस्ती हुई, देन आप अपने पूरी जिंदगी के एक लुभावने सपने देखने लगते हैं एंड अल्टीमेटली कई केसेस हम देखते हैं कि वो दे एलोप, भाग जाते हैं दोनों लड़का लड़की। और पॉक्सो एक्ट में दिस इज क्राइम। 18 साल की अगर कम आयु की लड़की के साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशन एस्टैब्लिश करता है तो इट इज क्राइम एंड दिस पॉक्सो एक्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट। बच्चों को लेकर इसमें बहुत विशेष प्रावधान है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, देखिए आप था वो नेचुरल आकर्षण एंड अल्टीमेटली डेवलप्ड इनटू रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप। कई बार हम लोग ने केसेस देखने में आते हैं कि गर्ल्स गेट प्रेग्नेंट। अच्छा। तो अब आप देखिए वो प्रेग्नेंट हो गई, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो लड़का भी है बिलो 18 है या 18 अबव है, अगर लड़की बिलो 18 है तो ये क्राइम हो गया। बिल्कुल। लड़की अलग हो गई, लड़का जेल में चला गया, और अगर उसकी डिलीवरी हो गई तो ना वो अपने माँ बाप की रही, ना उसको लड़का पक्ष एक्सेप्ट करता है, और अल्टीमेटली वो अपना आश्रय गृह वगैरह में रहती है, और वो अनाथालय तो नहीं, आश्रय गृह वगैरह जो सरकार चला रही है, महिला बाल विकास विभाग, वहाँ उसकी जिंदगी का यापन होता है और वो लड़का सलाख होके अंदर तो एक गंभीरता, जब जिस रिश्तों की गंभीरता को समझने की शायद जो उम्र है उसे हम पहले ही पार कर जाते हैं। राघव मैम, जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो गंभीरता जो विचारों में होनी चाहिए वो एक बड़ा कारण है कि आपको जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो फिर इस तरह के केसेस बन रहे हैं? हाँ, नहीं, जैसे मैडम भी बोली हैं कि ये एक नेचुरल अट्रैक्शन वाली एज होती है, और जैसे हमने कहा कि इसमें अगर आप परिवार से संवाद नहीं होता है, या परिवार, जैसे कई बार आप ये देखिए, जैसे मैडम ने जब शुरुआत की थी तब एक बात कही कि गुड टच बैड टच, हमारे यहाँ परिवार में आप ये देखिए कि सेक्स के बारे में कोई बातचीत नहीं होती, चाहे बच्चा उस उम्र पे पहुंच चुका हो तब भी हमारे यहाँ परिवार में उनको एक असहजता लगती है कि वो बच्चे से सेक्स के बारे में, जबकि वो बच्चा फिर अपने आप ही, आप जानते हो कि अब जैसे हमने मोबाइल की बात कही थी, वो अपने आप खोजबीन में लग जाता है। ऐसे उसमें जब उसके मन में एक उत्सुकता होती है दूसरे के बारे में जानने की, अपोजिट सेक्स के बारे में जानने की, अगर आपने उसको पहले से ही सारी बातें नहीं बताया कि अगर वो पढ़ने गया है तो वो पढ़ने में ही रमा रहे, ना कि इन बातों में लगे, क्योंकि पैर फिसलना बहुत आसान है उसका इस उम्र में। तो सजगता और संस्कार परिवार से ही आएगा। परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और हमने ये देखा है कि कितना भी हम ये सब कहते हैं, लेकिन परिवार में अभी भी हमने पाया है कि इन बातों को लेकर के बातचीत नहीं होती। उन्हें लगता है अपने आप सीख जाएगा, लेकिन वो अपने आप जो सीखने वाली बात है ना, वो उस बच्चे को कई बार गलत रास्ते पर भी ले जाती है। मैम, किस तरह के केसेस जब आप देखते हैं तो इंटेंशनल केसेस ज़्यादा हैं या फिर दोनों में गंभीरता की कमी है, विचार उनके शायद वो सोच उतनी विकसित नहीं हुई है, तो अनइंटेंशनली इस तरह के केस हो रहे हैं, ये ज़्यादा सामने आ रहा है? नहीं, सोच मुझे लगता है विकसित नहीं होने के कारण ये ज़्यादा केसेस हैं, और जैसे कि डिस्कस हुआ कि अट्रैक्शन है ही, और दूसरा ऑनलाइन नेट कनेक्टिविटी इजीली अवेलेबल है। कई केसेस में हमारे सामने आया कि हमने पूछा कि भाई तुमने इस तरह से स्टेप कैसे लिया, क्या व्हाट प्रॉम्प्टेड यू टू टेक दिस स्टेप। इवन एडल्ट्स, इवन 65 इयर्स का एडल्ट, 70 ईयर ओल्ड इज कमिटिंग सच क्राइम। तो हमने एक दो से पूछताछ करी, तो जो टीनेज बॉयज में तो 10 साल, 11 साल, 12 साल, तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन मोबाइल।
जी। तो कई केसेस जब हमने स्टडी करे तो पता चला कि हमने ये सब नेट पर देखा और दैट प्रॉम्प्टेड देम टू कमिट द क्राइम। तो बिल्कुल। वही हमको, जैसे कि मैम ने भी शुरू से कह रही हैं कि हमको बच्चों को सेंसिटाइज करना, जी। आफ्टर 12 हमको धीरे धीरे उनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना, सेक्स एजुकेशन एंड देन उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और किस चीज की क्या सही समय है, समय, जी। बिकॉज ये जो एज है फिसलने की भी है और बनने की भी है। बिल्कुल। तो हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दें कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डू समथिंग। अभी आप पढ़िए लिखिए, देन ओके फ्रेंडशिप होना बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हमको अपनी एक ऑरा बना के रखना चाहिए। वी शुड ड्रॉ ए लक्ष्मण रेखा, और इसमें माँ बाप का भी मेन कंट्रीब्यूशन है। वो समझाएं कि बेटा हाँ ठीक है जाइए, लेकिन आपको अपने आप को कैसे लिमिट में रखना है, आपको सीमा में कैसे बांधना है। बच्चों को ये समझाएं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कब आपको कौन सा स्टेप लेना है। बिल्कुल। तो जो मैम बार बार, चाहे शालिनी मैम हो या राका मैम हो, जो बार बार आप लोगों को जानकारी दे रही हैं कि आपकी जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं और समय के साथ उनमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले जैसे कई चीज़ों को हम टोक देते थे तो बच्चे मान भी जाते थे कि ये नहीं करना है, घर वालों का डर है, एक तनाव उनके बीच में रहता था, एक वो भय जिसको कहते हैं वो रहता था। लेकिन अब जिस तरह से समय परिवर्तित हो रहा है, अब वो समय रहा नहीं जब आप बच्चों को डांट कर ये करा लें, बल्कि मुझे लगता है कि जब आप डांट देते हैं बच्चों को, मैम आप लोगों के भी इसमें अनुभव छोटे होंगे, जब बालिकाओं की बात करें या बालकों की भी बात करें, डांट देने पे आजकल हम देखते हैं कि वो और रिबेलियस हो जाता है, वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। तो फिर वो इस तरह के लोगों का लोग फायदा भी उठाते हैं। और यही तरह की बात को जो हम घरेलू हिंसा से जोड़ लेते हैं कि छोटे छोटे मामले जब सामने आते हैं, बच्चा टीनेज में देखता है कि इस तरह की वायलेंस हल्का हल्का उसके ऊपर हो रहा है, कोई प्रेशर उसे मान लेता है, कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर उसे मान लेता है। क्या यही सब कारण है डोमेस्टिक वायलेंस की शुरुआत होने के? नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस का ये भी हम ये एक पक्ष हो सकता है जी। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का जो पूरा आधार है वो ये है कि परिवार का भी एक वातावरण होना चाहिए जो हिंसा मुक्त होना चाहिए। जी। क्योंकि परिवार का मतलब है कि सुरक्षा, परिवार तो सबसे बड़ी इकाई है सुरक्षा की। और उसमें जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो हम उसमें भावनात्मक सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि बाकी इकाइयों से हमें बाकी सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन भावनात्मक हमको वहीं से मिलती है। और उसमें हम कितने सफल होते हैं, हम अपने, जैसे मैंने कहा कि हमने एक विभाजन कर लिया कि ये बच्चा है तो बच्चे को हमें ये नहीं बताना है और हमें ये बताना है, कि हमने निर्णय ले लिया कि हमें ये बताना है, ये नहीं बनाना। हमें भी नहीं मालूम कि हम कितना सही निर्णय ले पाए कि हमें बच्चे को क्या बताना था क्या नहीं। दूसरी चीज आपको मैं एक बात बताऊं, आप एक चीज नोटिस करते होंगे जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि बहुत छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी होता है तो क्योंकि मोबाइल में एक लाइट होती है, तो हमारे यहाँ तो आप ये देखो कि जो टॉडलर्स होते हैं, जो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन्हीं के हाथ में लोग मोबाइल दे देते हैं, है ना, बिना इस बात को जाने हुए कि उसका क्या उसके ऊपर एडवर्स इंपैक्ट हो सकता है। लाइक रेडिएशन एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं उस बच्चे के प्रति जिसको ये समझदारी आ गई है कि ये कैसा गैजेट है जिससे मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, जिसको मैं कर सकता हूँ। अगर मैं उसको डांट के ही कहूंगी, जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन होगा, तो मुझे क्या करना है, क्योंकि अब हम एक दूसरी एरा में, एक दूसरे युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां हमको उस बच्चे को ये बताना है कि बच्चे ये तेरे लिए उपयोगी है, लेकिन ये चीज तेरे लिए नुकसानदेह है, तुझे इसको कितनी तेरी सीमा है। जैसे मैडम ने एक लक्ष्मण रेखा शब्द इस्तेमाल किया, उसको बताना है कि तू आगे जाएगा तो इसमें ये खाई है और इसमें ये खतरा है, तुझे इससे बच के रहना है, ये बात उसे बताना है। लेकिन ये नहीं कि छीन लिया, डिनाई कर दिया, या हमने उसको डांट दिया, या हमने ऐसे कर दिया, क्योंकि हमको ये बात पता है कि ये उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि आप उसे किसी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से वंचित रख रहे हैं। जब आप उसे सीधा मना करते हैं किसी चीज के लिए बिना कारण बताए, तो उसके मन में एक और चीज आती है कि क्यों मुझे मना किया गया, मैं क्यों मानूं इनकी बात को। तो ये आज जो समय है, ये बच्चे को बहुत गलत हाथों में पढ़ने की तरफ अग्रसर कर सकता है। एक चीज आपसे जानूंगा, शायद थोड़ा आपके उससे अलग हो सकता है, लेकिन जब भावनात्मक सुरक्षा की हम बात करते हैं, क्या आपके अनुभव में ऐसी चीजें आती हैं कि भावनात्मक सुरक्षा जब बच्चा कहीं और ढूंढता है, या लड़कियां कहीं और ढूंढती हैं, या लड़के कहीं और ढूंढते हैं, परिवार से हटकर, जब उन्हें परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिलता, तब इस तरह के मामले भी जन्म लेते हैं और इस तरह की चीजें शुरू होती हैं शायद? या फिर आपको लगता है कि वो क्राइम जो है वो क्राइम से ही शुरू होता है? ये इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, इसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, सबकी सब केस यूनिक होते हैं अपने आप में, तो इसको जनरलाइज करना मुश्किल है। लेकिन जो आजकल जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस, जरूर मैं कहूंगी कि सोशल मीडिया इज कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट। और डोमेस्टिक वायलेंस में भी आज एक देखिए, पहले क्या था कि मेल वाज द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली,
ठीक है। ठीक है, आज महिलाएं आगे आ रही हैं, दे आर ऑल्सो ऑन इक्वल फुटिंग। बिल्कुल। तो महिलाओं को भी मालूम होना चाहिए कि हमें मेल काउंटर पार्ट से कैसे बिहेव करना है, और मेल्स को भी मालूम होना चाहिए कि मुझे अपनी वाइफ का या अपनी मदर का या अपनी सिस्टर का, वो भी अर्न कर रही हैं, और तो मुझे उनको कैसे रेस्पेक्ट करना है, उनका सम्मान बनाए रखना है। और सम्मान के साथ साथ देखिए, सबको पर्सनल स्पेस चाहिए, बिल्कुल। एवरीबडी नीड्स पर्सनल स्पेस। तो आपको उनकी भावनाओं का भी सम्मान रखना है। ये नहीं कि जैसे एक था पहले के टाइम में कि बस अगर हस्बैंड वाइफ, आज भी हो रहा है हमारे समाज में कि हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब में जा रहे हैं, अगर इक्वल टाइम पे भी ऑफिस से आ रहे हैं तो हस्बैंड इज डूइंग नथिंग, वो अपने आएगा, चेंज कपड़े, अपने क्लोथ्स चेंज करेगा या मोबाइल, और या ही इमीडिएटली पुट्स ऑन टीवी एंड ही सिट्स। और वही वाइफ आ रही है या बहन आ रही है तो शी इज गोइंग इनटू द किचन, कुकिंग कर रही है। तो मैं ये बात नहीं कर रही कि लड़कों को ही करना चाहिए या महिलाओं को नहीं करना चाहिए, ये डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑल्सो बी शेयर्ड। और इसके लिए भी हमें अपने बच्चों को बचपन से शिक्षा देना चाहिए कि जब बाहर के काम में महिलाएं सहयोग कर रही हैं तो घर के काम में पुरुष भी सहयोग करें। तो हम इस तरह से घर में भी एक स्वस्थ वातावरण रहेगा और हमारे बच्चों का भी अच्छा स्वस्थ निर्माण होगा। मैम, राघव मैम, आपको लगता है कि जब इस तरह की मैं बात जो शालिनी मैम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के ज़्यादातर मामले अगर सिर्फ ये बैलेंस रखा जाए और सामने वाले के पर्सनल स्पेस और उसके सम्मान का ख्याल रखा जाए तो शायद रुक सकता है वहाँ पर? हाँ, देखिए मैं बताऊं कि जैसे अभी जब ये कोविड पीरियड आया था तब इसमें ये शिकायतें बहुत आई हैं, ऐसा सुनने में आया। अच्छा। क्योंकि क्या हुआ कि सब लोग घर में ही बंद हो गए, और अगर हमारे बीच में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे एक बात कहा था कि समाज में अगर हम ये डिवाइड कर देते हैं कि ये मेल का स्पेस है, ये फीमेल का स्पेस है, आज के डेट में ऐसा कुछ नहीं है। आज के स्पेस में, आज की डेट में सारे स्पेस कॉमन हो गए हैं। हमको पता है कि समय के साथ हमें बदलना होगा, समय बदल गया, हमें भी बदलना होगा। बिल्कुल। अब जैसे कहा गया कि महिला आज काम के लिए बाहर निकलती है, तो जब वो भी काम करती है, यानी अगर हम ये कहते हैं कि अगर ये आधार था महिला घर का काम करेगी क्योंकि पुरुष कमाई करेगा, तो अब अगर वो कमाई कर रही है तो पुरुष को भी उसके साथ वो स्पेस शेयर करना होगा। इसमें जो एक सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि हमने अपने समाज में अगर ऐसा वातावरण बना के रखा है कि पुरुष ये सब नहीं करेगा क्योंकि उसका पौरुष से समझौता हो जाएगा, तो ये क्या होता है कि पुरुष को थोड़ा सा, अगर मान लीजिए किसी को पता चले उसने किचन में वाइफ को हेल्प किया या माँ को हेल्प किया, तो मतलब लोग उसकी हंसी बनाएंगे। तो मैस्कुलिनिटी फैक्टर एक बहुत बड़ा काम करता है, जो मुझे लगता है अब आउटडेटेड हो गया है। क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे बात करें तो इतने अच्छे अच्छे शेफ सब लड़के हैं, है ना, तो तब वो उनको शर्म नहीं आती है कुकिंग में। लेकिन जब आप घर में आते हो और माँ के सामने या पत्नी के सामने करना, तभी शर्म आ रही है। क्यों? क्योंकि सोशल बिहेवियर ऐसा है। तो मुझे लगता है कि समय है कि उसको बदला जाए, क्योंकि ये फैमिली में तनाव पैदा करता है। क्योंकि मैडम ने कहा कि जैसे दोनों कमाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो उसको लगता है नेचुरली ही डज नॉट हैव टू कुक, उसको नहीं कुक करना है और पत्नी को करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है। तो ये क्यों आया? क्योंकि हमारा जो समाज, उसका व्यवहार कुछ इस तरीके का था। तो समय के साथ अब तो हमें लगता है कि जो नई जनरेशन है वो तो कम से कम बदल समझ रही है। वर्क प्लेस की बात करते हैं, बार बार एक बात निकल के आ रही है कि महिलाएं भी बाहर जा रही हैं, वो कमा रही हैं, और जब वो घर आती हैं तो वो काम करती हैं। वर्क प्लेस कल्चर एक ऐसा है जहाँ पर अलग चैलेंजेस महिलाएं फेस कर रही हैं। किस तरह के चैलेंजेस और किस तरह के, अगर अपराध से संबंधित मामलों में देखा जाए तो किस तरह के अपराध वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब वर्क प्लेस कल्चर की हम बात करते हैं? तो कुछ केसेस में कई बार बॉस दे ट्राई टू हैरेस करने की कोशिश करते हैं। कुछ केसेस में पियर्स भी, और ऐसा नहीं कि हर जगह, कहीं पे बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट भी है। लेकिन इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रिवेंशन एक्ट 2013 का आया। इसकी भी एक लॉन्ग हिस्ट्री है जो मुझे नहीं लगता कि टाइम लिमिट होने के कारण हम डिस्कस करें। बट अगर किसी को कोई अपने वर्क प्लेस पर कोई प्रॉब्लम है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के अंतर्गत हर कार्यालय में एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन हुआ है। और इस एक्ट की सुंदरता ये है कि इसमें जो असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं, जैसे कि हमारी डोमेस्टिक हेल्प्स हैं या लेबरर्स हैं, इनके लिए भी एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी गठित है जिला कलेक्टर कार्यालय में। तो यहाँ भी अपनी कंप्लेंट कर सकती हैं। और उसके अलावा, जैसे कि मैंने आपको पोस्टर्स में बताया था कि इस कंप्लेंट्स कमेटी के अलावा ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में थाने में जाकर भी रिपोर्ट करा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह के जो पोस्टर्स की बात शालिनी मैम कर रही हैं, वो पोस्टर्स आपको मैंने भी दिखाया, स्क्रीन पे भी बार बार आ रहे हैं। तो इस तरह की जो जागरूकता है और ये सारी जो जानकारियां हैं, ये चाहे पब्लिक प्लेसेस पे हो,
चाहे डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित हो, चाहे फिर वर्क प्लेस कल्चर की बात करें, इन सारे उसमें ये आपको दिख रहे हैं। जैसे ये जागरूकता से संबंधित जो चित्र आपको दिख रहा है मैम, अगर जैसे ये छोटी सी चीज़ है आप बता दें, अगर ये पारिवारिक मुझे लग रहा है कुछ है, ये नहीं, ये पारिवारिक नहीं है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। जी। इसमें देखिए आप, ये लोमड़ी के फेस में हस्बैंड वाइफ दिख रहे हैं। ये उस बच्ची को लालच दे रहे हैं कि हम तुमको पैसे दे रहे हैं, हम तुमको आप वो देखिए गोल्ड दे रहे हैं, ज्वेलरी दे रहे हैं, हम तुमको अच्छी जगह शादी कराएंगे। तो इसमें क्या ये लड़की देखिए आप कितनी अवेयर है, ये उसके जाल में नहीं आ रही है। वो क्या उस थर्ड पार्टी से पैसा ले लेगा और इस लड़की को बेच देगा जी। और जैसे तो कि ये ये देखिए आप, पान की दुकान ये पर स्ट्रीट हैरेसमेंट के केसेस हैं। इन जनरल हम सभी गर्ल्स और ये फेस करती हैं। आज भी लड़कियां चौराहे पे जाने के लिए जो वाइन शॉप्स हैं उसके आसपास से निकलने में हेजिटेट करती हैं, बिकॉज कमेंट्स पास होते हैं या बहुत अनकन्वीनियंट अपने आप को फील करती हैं। तो ये सब बताना चाहूंगी कि दीज आर ऑल ईव टीजिंग के केसेस हैं और 354 में ये सब अपराध हैं। ठीक है। और ये जैसे कि बार-बार जैसे और बता रहे हैं, इसके बाद एक मिनट और बोलना चाहूंगी कि हम लोगों ने असली हीरो सम्मान कार्यक्रम स्टार्ट किया है, तो जिसमें समाज के लोग आगे आए। कोई गलत कर रहा है तो हमको आगे आके उसको रोकना है। बिल्कुल। तो हम ये लगता है कि ये जो इस टाइप के सोशल क्राइम्स हैं, वी कैन बी इन अ सिचुएशन टू कंट्रोल देम। मैम एक बात हो रही थी जो वर्क कल्चर की, उसमें आप शायद ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी कि जब हम मेल ईगो की बात करते हैं, आप मैस्कुलिनिटी की बात कर रहे थे, मेल ईगो को महिला कैसे कंट्रोल कर सकती है? क्या कोई जरिया है? आप लोगों को तो इतना अनुभव, एक सामान्य प्रश्न है मतलब इससे हट करके आपके कार्यक्षेत्र से, कि मेल ईगो को कंट्रोल करने में महिलाओं की भूमिका आपको लगता है महत्वपूर्ण हो सकती है, कर सकती है? क्योंकि पुरुष तो मुझे नहीं लगता कि खुद से आगे आकर ये बोलेगा कि मैं अपने मेल ईगो को कंट्रोल करूँ। कई लोग हैं नई जनरेशन में, पर जनरली आप लोगों के अनुभव के हिसाब से कैसे लगता है आप लोगों को? नहीं, मुझे लगता है आप मेल को अंडर एस्टिमेट मत करो। मेल की भी बहुत भूमिका होती है, पिता की बहुत भूमिका होती है परिवार में, भाई अगर संस्कारी है तो उसकी भी बहुत भूमिका होती है। लेकिन हाँ, आमतौर पर हम मानते हैं कि महिला के ऊपर भी बहुत दारोमदार होता है कि वो अपने आप को कैसे कैरी करती है। ठीक है। अगर उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप दूर रहें मुझसे, तो ये हमने देखा है कि आमतौर पर पुरुष भी हेजिटेट कर जाता है, इतना आसानी से उसका लाभ नहीं उठा सकता। इसीलिए हमने कहा कि सजगता की बहुत आवश्यकता है, सतर्कता की बहुत आवश्यकता है। महिला के रूप में बहुत मदद हो सकती है, मित्र भी बहुत मदद कर सकती है, बहन भी बहुत मदद कर सकती हैं उन बातों को समझने में कि हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा होना चाहिए और कौन सा व्यवहार हमारा महिला के प्रति अनुचित व्यवहार है। इस बात को समझने में परिवार की महिलाएं भी और मित्र महिलाएं दोनों बहुत सहयोग कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होती है। तो इसमें, और जैसा हमने कहा कि अगर एक इंडिपेंडेंट महिला है तो वो अपने आप को कैसे कैरी करती है, वो भी अपने आप में एक मैसेज भेजता है उसको। अगर वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण है तो पुरुष भी सतर्क रहता है और ऐसी महिला से एडवांटेज नहीं लेता। तो ये देखिए, एक जिस तरह से बात राका मैम ने शुरू में कही थी कि पूरक हैं एक दूसरे के, जब हम समाज की बात करते हैं और फिर जब महिला अपराधों की बात करते हैं तो इसमें किसी भी तरह का अपराध हो, जागरूकता सबसे ज़्यादा आवश्यक है। और जागरूकता के साथ साथ आपको सतर्क रहना, जो मैम शालिनी मैम ने कहा था कि सतर्क रहें, अवेयर रहें और कॉशियस रहें। कि आप जितना ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा खुद को लेकर सचेत रहेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए भी। और जब समाज की बात करते हैं तो नारी का सम्मान, असली हीरो की पहचान जो हमने देखा चित्र, उसे आप सबको फॉलो करना है, चाहे वो लड़के हों या पुरुष हों, किसी भी उम्र में हों, आप हीरो बन सकते हैं। और हीरो बनने के लिए आपको किसी फिल्म में आने की आवश्यकता नहीं है, आप छोटे से कामों से भी हीरो बन सकते हैं। और यही शायद समाज में आपकी पहचान को बनाते हैं। जो आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, जब हम डिजिटल आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बेहतर बना सकते हैं। और जितना कॉन्टेंट आपके पास है, अगर आपको लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पर जाकर उसे दिखाना चाहते हैं तो दिखाएं, लेकिन सतर्कता के साथ दिखाएं। अगर आप बड़ा डिजिटल स्टार बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे साधन हैं, लेकिन उसमें भी सतर्कता बरतनी जरूरी। उस सारी तैयारियों के साथ उन प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, उनका इस्तेमाल करें। आप दोनों का मैम, शालिनी मैम, राका मैम, बहुत शिव जी बस मैं एक मिनट, जो मैडम भी बोली थी, जो मैडम ने जब वो स्लाइड दिखाया तो आत्मरक्षा का जो तरीका है वो महिलाओं को सीखना बहुत आवश्यक है। सेल्फ डिफेंस हमारे लिए प्रिवेंटिव होता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की एजुकेशन देना चाहिए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोनों का मेरे कार्यक्रम में आने के लिए। और कल जब आपसे मुलाकात होगी तो एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार एमपी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।